सो गाइज हम लोग ओशियानोग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो ओशियानोग्राफी के अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि ओशियन रिलीफ आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन आता है, ओशियानिक करंट्स आता है, वेव्स, टाइड्स, सुनामी आता है, द क्रायोस्फीयर आता है। तो हमने ओशियन रिलीफ जो है ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन। तो ओशियन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनको हम लोग जानेंगे। तो ओशियन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी काफी सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि ओशियन सैलिनिटी क्या होती है इसको देखेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी क्या होती है, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के अंदर भी हम लोग जानेंगे लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फिर थोड़ा सा महत्व देखेंगे सैलिनिटी का, सैलिनिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। फिर ओशियानिक टेम्परेचर को कवर करेंगे। इसमें हम लोग को डिurnal और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, राइट। इसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। और फिर बात करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओशियन की डेंसिटी को कवर करेंगे, प्रोसेस क्या होती है डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन की उस चीज़ को देखेंगे, डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है उस चीज़ को कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कोल्ड ओशियन बॉटम्स, यानी कि ओशियन का जो बॉटम एरिया जो होता है वो ठंडा क्यों होता है, तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ओशियन की वो पूरी की पूरी कवर करने जा रहे हैं एक एक करके। तो स्टार्ट करेंगे ओशियन सैलिनिटी से, राइट। ओशियन सैलिनिटी से हम लोग कवर करेंगे। तो अलोंग द टेम्परेचर, salinity is a key factor that determines the density of ocean water and thus determines the convention and re-emergence of water masses। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जो खारा पानी जो होता है ना, तो वो किस चीज को डिटरमाइन करता है कि ओशियन वाटर की डेंसिटी कितनी है, राइट। तो इस चीज के ओशियन वाटर की डेंसिटी के आधार पर उसकी सैलिनिटी यानी कि उसका खारापन हमें देखने को मिलता है, राइट। और ओपन ओशियन सैलिनिटी, जो ओपन ओशियन सैलिनिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 35 O/OO की हमें देखने को मिलती है, यानी कि 35 पार्ट्स पर 1000, और ये सेम है 3.5 पर 100 के या फिर परसेंटेज के। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो 35 पार्ट्स पर 1000, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो ये क्या है, ये ओपन ओशियन सैलिनिटी हम लोग को अप्रोक्सीमेट तौर पर देखने को मिलती है 35 पार्ट्स पर 1000। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, राइट। और इसका मतलब क्या होता है 35 पार्ट्स पर 1000 का, तो इसका मतलब है कि देयर आर 35 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन ईच 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर इन मोस्ट मरीन एरिया। मतलब कि ज्यादातर जो समुद्री एरिया जो हमें देखने को मिलता है उसमें 35 ग्राम हमें सॉल्ट, नमक जो है वो डिसॉल्व देखने को मिलता है हर 1000 ग्राम पानी में। तो हर 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम जो है वो सॉल्ट है। ये बेसिकली हर एरिया पर ये चीज जो है वो होती है। जैसे कि नॉर्मल तौर पर ओशियानिक, हम लोग ओशियन के अंदर सैलिनिटी हमें कितनी देखने को मिलती है, तो आपका आंसर होगा 35 पार्ट्स पर 1000, राइट। और इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि 35 ग्राम हर 1000 ग्राम पानी में, सी वाटर में, राइट, ज्यादातर मरीन एरियाज में। एंड द सैलिनिटी मेजरमेंट इज अ टोटल ऑफ ऑल द सॉल्ट दैट आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर। और सैलिनिटी को मेजर करने का मतलब ये होता है कि पूरा जितना भी, यानी कि मतलब सॉल्ट जो है, हम लोग को खारा पानी जितना भी, सॉल्ट वाटर जितना भी देखने को मिलता है तो उसको मेजर करना रहता है। द मेजोरिटी ऑफ सॉल्ट इज द सेम एज टेबल सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, बट देयर आर अदर सॉल्ट्स एज वेल। तो नमक जो है वो कौन से है यहाँ पर समुद्र के अंदर, तो एक तो कॉमन नमक हमें देखने को मिलता है टेबल सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा और भी काफी सारे सॉल्ट्स हैं जो कि डिसॉल्व हम लोग को ओशियन में देखने को मिलते हैं। द मेजर डिसॉल्व्ड आयंस इन सी वाटर आर दोज दैट एग्जिस्ट एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट लीस्ट 1 milligram per kilogram, right? These are from more to less abundant by masses, that is calcium, sodium, magnesium, और भी काफी सारे इस प्रकार के सॉल्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो मटेरियल जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो इस प्रकार के समुद्र में हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि सॉल्ट के साथ मिक्स रहते हैं। नियर शोर हाउएवर सी वाटर इज डाइल्यूटेड बाय फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर डिस्चार्ज। तो जहां पर शोर एरिया, जो तट वाला एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है, कोस्टल एरिया जो हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर सी वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर के साथ डाइल्यूट करता है। तो इसके बारे में हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो है वो डिस्कस किया था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमें देखने को मिलता है कि एक जोन होता है जहां पर
जो सी वाटर जो होता है वो रिवर वाटर के साथ जो है वो मिक्स करता है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो सलीन वाटर फ्रेश वाटर के साथ मिक्स होता है ये यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। तो ये वाली चीज है। अब चर्चा करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के बारे में कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सैलिनिटी का हम लोग को क्या देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम सैलिनिटी इज फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ ओशियानिक वाटर। तो ये पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो ज्यादातर खारा पानी जो है वो कहां पर होता है, वो अपर लेयर पे होता है, राइट। समुद्र के अपर लेयर पे ऊपर साइड जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है ज्यादा खारा पानी, ठीक है, समुद्र के ऊपर वाले एरिया पर, राइट, सरफेस एरिया पर हमें देखने को मिलता है। हेयर सैलिनिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो जैसे जैसे जो समुद्र में हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे जैसे जो डेप्थ जो है, गहराई जो है वो जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे सैलिनिटी भी कम होती जाती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, राइट। और द अपर जोन ऑफ मैक्सिमम सैलिनिटी एंड लोअर जोन ऑफ मिनिमम सैलिनिटी आर सेपरेटेड बाय अ ट्रांजिशन जोन दैट इज कॉल्ड HALOCLINE, हेलोक्लाइन जोन। तो ये जो एरिया होता है जहां पर मैक्सिमम सैलिनिटी और मिनिमम सैलिनिटी के बीच का जो एरिया होता है, ये ट्रांजिशन जोन जो होता है जहां से सैलिनिटी जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाने लगती है। तो वो जो बीच का जो एरिया होता है, सेपरेशन वाला जो एरिया होता है, ट्रांजिशन जोन जो होता है इस प्रकार का, उसे हम लोग हेलोक्लाइन जोन जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये टर्म थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इन विच रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सैलिनिटी इज वेरी रैपिड। तो यहां पर जो सैलिनिटी जो है वो काफी तेजी से नीचे जो है वो डिक्रीज होती हुई नजर आती है। बट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट स्ट्रिक्ट वन एज लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज फाउंड इन वर्टिकल salinity distribution depending on latitudes and seas। तो ये इसको जो है वो हम लोग बिल्कुल एब्सोल्यूट जो है वो नहीं कह सकते, एब्सोल्यूट करार नहीं कर सकते कि इसके बाद जो है वो एकदम से सैलिनिटी जो है वो रैपिडली जो है वो फॉल होगी, राइट। सैलिनिटी में रैपिड डिक्रीज देखने को मिलेगा, ऐसा एकदम से एब्सोल्यूट तरीके से कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि समुद्र में डेप्थ भी जो है वो हर जगह की अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है। लैटिट्यूड जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के हम लोग को, या फिर अलग अलग फीचर्स भी हम लोग को समुद्र के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से उनकी डेप्थ जो है वो वेरी कर जाती है, राइट। क्योंकि मैंने आपको कुल मिलाकर एक कॉन्सेप्ट आपको ये चीज क्लियर रखनी है कि सैलिनिटी जो होती है वो सरफेस एरिया पर ज्यादा रहती है और डेप्थ पर जो है वो कम होती हुई जाती है सैलिनिटी, खारापन समुद्र का, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर रखो आप। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि सैलिनिटी के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करेंगे। तो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन की पहले बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। लैटिट्यूडनल मतलब कि ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑन एन एवरेज सैलिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इक्वेटर पर सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर वो पोल्स की तरफ अगर आप जाते हो, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जाओ या साउथ हेमिस्फीयर पे, पोल्स की तरफ आप जाओगे तो आपको सैलिनिटी जो है वो डिक्रीज होती हुई नजर आएगी, कम होती हुई नजर आएगी, राइट। बट द हाईएस्ट सैलिनिटी इज नॉट फाउंड नियर इक्वेटर वेयर रेनफॉल इज अबंडेंट। बट आप ये नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो इक्वेटर पर ही हर जगह पर पाई जाएगी, नहीं, क्योंकि इक्वेटर पर रेंज जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो वो कारण ये है कि इसके लिए इस कारणवश हर जगह पर ये हम लोग को नहीं देखने को मिलती कि इक्वेटर पर हर जगह पर ही जो है वो सैलिनिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। इफ देयर इज मोर प्रेसिपिटेशन रेन देन एवापोरेशन देन सैलिनिटी डिक्रीजेस। तो जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ज्यादा वर्षा होती है, मोर प्रेसिपिटेशन यानी कि ज्यादा वर्षा, राइट, एवापोरेशन से, राइट, कंपैरेटिवली एवापोरेशन से, तो वहां पर जो है वो सैलिनिटी ज्यादा नहीं होती है, राइट। और क्योंकि वहां पर सैलिनिटी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इफ देयर इज मोर इवेपोरेशन देन प्रेसिपिटेशन देन सैलिनिटी इंक्रीजेस सिंस सॉल्ट्स इज नॉट इवेपोरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जहां पर ज्यादा क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, बारिश जो हो रही है वो ज्यादा नहीं हो रही, तो मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, तो पानी से वाटर वेपर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पानी में बच क्या रहा है, बच रहा है सॉल्ट। तो आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना कि एक नमक वाला पानी जो है उसको आप भर दो, राइट, और उस पानी को आप इवेपोरेट करो तो नीचे जो है वो नमक जो है वो बच जाएगा, सॉल्ट जो है वो नीचे बच जाएगा। गांधी जी ने किया था ना दांडी मार्च के दौरान, हमें देखने को मिला था सॉल्ट सत्याग्रह में। इन्होंने क्या किया था, वहां पर जाकर समुद्री एरिया पर जाकर इन्होंने
जो है वो इवोपरेट किया पानी को, समुद्री पानी को, खारे पानी को, तो इवोपरेट किया तो उन्होंने नमक बना दिया, तो नीचे क्या बैठ गया, नमक बैठ गया। तो कहानी यही है कि जहां पर गर्मी ज्यादा है, इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है, बट वहां पर जहां पर बारिश नहीं हो रही है उतनी, तब वहां पर क्या होगा, सॉल्ट जो है वो ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि सैलिनिटी वहां पर उस एरिया पर बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये वाली चीज, और सैलिनिटी इज हाईएस्ट नियर सब ट्रॉपिक्स, 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ में सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट, जहां पर टेम्परेचर काफी हाई होता है, हाई इवापोरेशन होता है, बट रेनफॉल वहां पर काफी कम हम लोग को नजर आती है। तो ये देखो एक इंपॉर्टेंट फीचर हम लोगों ने सैलिनिटी का जो है वो जाना, राइट। अब आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है, तो वेरिएशन अकर इन ओशियन सैलिनिटी ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से वेरिएशन हम लोग को सैलिनिटी में देखने को मिलता है ओशियन की। द मोस्ट कॉमन फैक्टर इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन इन द एरिया। तो जिस एरिया पर ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है, यानी कि वाटर वेपर ज्यादा उस एरिया पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और जिस एरिया पर ज्यादा वर्षा हो रही है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, ये फैक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, किसका, सैलिनिटी का। तो सैलिनिटी का ये सब कुछ कारण है, तो ये सब कारण आप लोग को थोड़े से पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इफ देयर इज मोर प्रेसिपिटेशन, यानी कि रेन, अगर कहीं पर ज्यादा वर्षा होती है, ज्यादा रेन होती है, राइट, देन इवापोरेशन, यानी कि इवापोरेशन के कंपैरिजन में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सैलिनिटी जो होगी वो कम होगी, डिक्रीज हम लोग को देखने को मिलेगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा इफ देयर इज मोर इवापोरेशन देन प्रेसिपिटेशन देन सैलिनिटी इंक्रीजेस। तो वहां पर ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है, रेनफॉल जो है वो कम हो रही है, तो उस समय सैलिनिटी जो होगी वो बढ़ती हुई हम लोग को नजर आएगी, इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। सिंस सॉल्ट इज नॉट इवापोरेटेड इनटू एटमॉस्फेयर, तो सॉल्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में इवापोरेट नहीं होता, तो वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने भी आपको क्लियरली बता दिया था। और रेड सी की बात करें तो रेड सी शोज सैलिनिटी लेवल अप टू 42 पार्ट्स पर 1000 हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखो पार्ट्स पर 1000 का साइन जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है, 0/00 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। तो 42 पार्ट्स पर 1000 जो है ये हमें देखने को मिलता है कि रेड सी का है, ये रेड सी की मतलब सैलिनिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये इसका लेवल हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा है। टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई वेपोरेशन, तो ये किसके कारण है, मतलब रेड सी के अंदर इतनी हाई सैलिनिटी ड्राई क्लाइमेट के कारण हम लोग को देखने को मिलती है, और हाई इवेपोरेशन के कारण हमें देखने को मिलती है रेड सी की इतनी ज्यादा सैलिनिटी। और रेड सी कहां पर है, तो रेड सी आप देखोगे सऊदी अरेबिया के बाजू में, देखो आप रेड सी आपको दिखाई दे रही है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, राइट। तो ये सब कंट्रीज हम लोग को कुछ देखने को मिल रही हैं जिसके साथ ये बाउंड्री जो है वो शेयर कर रही है रेड सी, राइट। तो ये सब है, तो इसकी आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, रेड सी की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये रेड सी का हम लोग को सैलिनिटी लेवल देखने को मिलता है 42 पार्ट्स पर 1000, राइट। और इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि डेड सी, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, तो इनकी भी सैलिनिटी जो है वो 200 पार्ट्स पर 1000 की हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ज्यादा। डेड सी की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा, अगर आप रेड सी से थोड़ा सा अगर आप जाओगे ऊपर की तरफ तो आपको एक डेड सी जो है वो दिखाई देगी। तो ये आपको इजराइल के पास आपको डेड सी दिखाई दे रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डेड सी जो है वो कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इजराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, राइट। तो ये सब इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैस्पियन सी जो है वो आपको इधर तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और इसके पास ईरान के पास आपको देखने को मिल रही है। कैस्पियन सी कजाकिस्तान के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें पर्शियन गल्फ की, तो ईरान के नीचे आपको दिखाई दे रही है पर्शियन गल्फ, राइट। ईरान के नीचे यूएई हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके साथ भी बाउंड्री शेयर हो रही है, राइट। तो यहीं पर ही ये हम लोग को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी यहीं पर ही देखने को मिलता है, ये वाला जो एरिया होता है राउंड वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है। तो ये सब एरियाज हैं जहां पर 200 पार्ट्स पर 1000 की सैलिनिटी हम लोग को नजर आती है, 200 पार्ट्स पर 1000। तो जो भी मैं बताते चल रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करते चलो, ठीक है। अनदर फैक्टर दैट कैन चेंज द सैलिनिटी इन ओशियन इज ड्यू टू अ वेरी लार्ज रिवर एम्प्टिंग इनटू द ओशियन। तो बड़ी रिवर्स वगैरह जो होती है ना, जो ओशियन में आती हैं, राइट, ओशियन में ड्रेन होती हैं बड़ी बड़ी नदियां, जैसे कि हम बात करें अमेजोन की, राइट, गंगा ब्रह्मपुत्रा की, यांगजी की, मिसिसिपी की, और भी ऐसी जो बड़ी नदियां हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वो जब ओशियन में आती हैं तो वो भी एक हम लोग को देखने को मिलता है कि मतलब एक फैक्टर होता है जो कि सैलिनिटी को जो है वो चेंज कर सकता है, राइट। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है
कि ओशियंस हैव लिटिल और नो सॉल्ट कंटेंट फॉर ओवर अ माइल और मोर आउट टू सी, क्योंकि रिवर जो होती है फ्रेश वाटर लेकर आती हैं, तो ओशियन में फ्रेश वाटर जब एंटर होता है, ड्रेन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लंबे एरिया तक, यानी कि लंबे डिस्टेंस तक जो है वो फ्रेश वाटर ही वहां पर रहता है, तो वहां पर सॉल्ट वाटर हम लोग को नहीं देखने को मिलता, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि नो सॉल्ट कंटेंट वहां पर रहता है, कोई भी सॉल्ट कंटेंट नहीं होता। In Baltic Sea, fresh water enters from surrounding land and reduce salinity of this area to 7 parts per 1000। तो बाल्टिक सी जो है वो फ्रेश वाटर लेकर आती है, और वो जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि आसपास की जमीन से जो फ्रेश वाटर जो एंटर होता है, तो वो उसकी सैलिनिटी जो है वो रिड्यूस कर देती है, 7 parts per 1000 की उसकी सैलिनिटी हो जाती है बाल्टिक सी की। तो मैप में बाल्टिक सी की भी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। बाल्टिक सी हम लोग को यहाँ पर यूरोप की तरफ देखने को मिलती है, डेनमार्क के पास आप देखिए, पोलैंड के ऊपर आप देखिए, राइट, लिथुआना, इस्टोनिया, लाटविया, तो इसके पास आप देखिए तो आपको बाल्टिक सी नजर आएगी, ठीक है। और यहीं पर ही हम लोग को गल्फ भी देखने को मिलता है। कौन सा गल्फ है ये? बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, राइट। तो ये सब चीजें इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रीजिंग ऑफ आइस ऑल्सो अफेक्ट सैलिनिटी। The thawing of large iceberg made of frozen fresh water and lacking of any salt will decrease the salinity, while the actual freeze of sea water will increase the salinity temporarily। अरे सिंपल सी बात ये है कि जैसे कि अगर कोई एरिया है वहां पर, अगर मान लेता हूं मैं कि एक पानी जो है वो फ्रीज हो गया, फ्रोजन वाटर हो गया, वो पानी जो है वो फ्रेश वाटर का है, राइट। तो अब वो फ्रेश वाटर वाला जो पानी है, राइट, वो अगर बर्फ में बन गया और वो बर्फ जो है वो समुद्र में तैर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बर्फ जब मेल्ट होगी तो फ्रेश वाटर ही मेल्ट होगा। तो फ्रेश वाटर जब मेल्ट हो रहा है कहाँ पर? सलीन वाटर पे, राइट। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? उस पे मौजूद जो सॉल्ट है वो और भी ज्यादा तेजी से डिसॉल्व हो रहा है, तो सॉल्ट जो हो रहा है वो तो कम ही होगा ना, ज्यादा डिसॉल्व होगा तो, राइट। तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो ये वाली बात यहाँ पर कुल मिलाकर बताई जा रही है। और जहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो आइस जो होगी उसके अंदर अगर सॉल्ट वाटर होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि कहीं पर भी वो जाएगी तो क्या होगा? वहां की सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज कर देगी, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। तो ये वाली इस प्रकार से चीजों को आपको समझना है। और सैलिनिटी इज rather stable, but areas in North Atlantic, South Atlantic, South Pacific, Indian Ocean, right, Arabian Sea, Red Sea, Mediterranean Sea tend to be little high। तो स्टेबल तो होता है सैलिनिटी, बट कुछ कुछ एरियाज पे सैलिनिटी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा हाई हम लोग को नजर आती, कुछ कुछ एरियाज पर, राइट। एरियाज नियर एंटार्क्टिका, आर्टिक ओशियन, साउथ एशिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका टेंड्स टू बी लिटिल लो। तो क्योंकि एक रीजन ये भी है कि हायर लैटिट्यूड्स पर ये हम लोग को देखने को मिलता है, पोल के नजदीक है ये, राइट। जैसे एंटार्क्टिका की बात करें, आर्टिक ओशियन की बात करें, राइट, तो वहां पर हमने देखा ही कि डिक्रीज ही होती है सैलिनिटी, तो वहां पर सैलिनिटी का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा लो होता है। इस प्रकार से अगर मैप वाले क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि कहाँ पर सैलिनिटी जो होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी, तो उस हिसाब से आप इसके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के आधार पर भी आप आंसर कर देना, राइट, उस क्वेश्चन को। तो ये वाली बात है। अब सैलिनिटी का महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है सैलिनिटी की? तो मैनी मरीन ऑर्गेनिजम्स आर हाईली अफेक्टेड बाय चेंज इन सैलिनिटी। तो जो समुद्र के नीचे जो लाइफ है, जो काफी सारे जानवर नहीं, मतलब कि स्पीसीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वो अफेक्ट होती हैं सैलिनिटी के कारण। दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस की, साइंस में आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस, OSMOSIS, राइट। एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस की। तो इस प्रोसेस के कारण हमें देखने को मिलता है, और ये ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें एक लिविंग बीइंग की एबिलिटी होती है, राइट, कि अपने अंदर पानी को भरने की। जैसे ही पानी को भर लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं, पानी को छोड़ देते हैं तो पतले हो जाते हैं, राइट। तो जब एक लिविंग सेल अपनी बॉडी में अगर ज्यादा जो है वो खारा पानी अगर भरेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि खारा पानी के कारण उनको वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है। In response to concentration of dissolved material in sea water until equilibrium is reached, marine organisms respond to this as either being osmotic conformers, जिसे पोइकिलोस्मोटिक भी कहते हैं, या ऑस्मोटिक रेगुलेटर्स जिसे होमियोस्मोटिक भी कहा जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी ये चीज ध्यान में रखना कि सैलिनिटी चेंज के कारण जो मरीन में मौजूद जो स्पीसीज हैं उनको भी प्रॉब्लम जो है वो आने लगती हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन सच एज टेम्परेचर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्लो ऑफ ओशियन करेंट्स, राइट, एटसेट्रा ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सैलिनिटी। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सलीन वाटर इज हायर देन फ्रेश वाटर। तो सलीन वाटर का ये वाला पॉइंट भी याद रखना कि सलीन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो
हायर होता है फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में, यानी कि फ्रेश वाटर को अगर आप बॉईल करोगे और सलीन वाटर को अगर आप बॉईल करोगे तो फ्रेश वाटर जल्दी बॉईल हो जाएगा, सलीन वाटर लेट से बॉईल होगा, क्योंकि सलीन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हम लोग को फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। ऑन द अदर हैंड मोर सलीन वाटर फ्रीजेस मोर स्लोली देन लेस सलीन वाटर। तो जिस पानी में ज्यादा सॉल्ट होगा वो पानी धीरे धीरे जो है वो धीरी गति से जो है वो फ्रीज होगा, राइट। तो ये वाली चीज भी इसकी हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। और सैलिनिटी इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ वाटर विच इन टर्न्स क्रिएट्स ओशियन करंट्स। तो सैलिनिटी जो है वो पानी की वाटर की डेंसिटी को भी इंक्रीज करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि डेड सी में लोग फ्लोट करते हैं, क्योंकि डेड सी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो आप इस प्रकार से भी चीजों को रिलेट कर सकते हो। क्यों डेंसिटी ज्यादा है? क्योंकि डेड सी में सैलिनिटी भी बहुत ज्यादा है, 200 पार्ट्स पर थाउजेंड की अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी। तो कहते हैं ना कि डेड सी में अगर आप लेट जाओगे तो आप फ्लोट करने लगोगे ऑटोमेटिकली, तैरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि हाईली सलीन वाटर ये हमें देखने को मिलता है, राइट। अगर मैं आपके लिए इंडिया टुडे के आर्टिकल को रीडर्स मोड पे व्यू करके दिखाऊं तो देखो आप कि डेड सी वाटर हैज डेंसिटी ऑफ 1.24 किलोग्राम पर लीटर विच मेक्स स्विमिंग सिमिलर टू फ्लोटिंग, यानी कि आप फ्लोट कर सकते हो डेड सी के पानी में, राइट। तो डेड सी की लोकेशन मैंने आपको बता दी कि इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पे हम लोग को देखने को मिलती है। और इसका नाम जो है वो डेड सी क्यों पड़ा? तो ओरिजिनली इट इज कॉल्ड सॉल्टी लेक। तो ये चीज भी जान लो आप कि इसको सॉल्टी लेक कहते हैं, क्योंकि फुल ऑफ सॉल्ट, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, राइट। सैलिनिटी इसकी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और सैलिनिटी होने के कारण कि यहाँ पर कोई भी प्लांट्स और लिविंग क्रिएचर्स हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मरीन क्रिएचर्स भी जो है वो इफेक्ट होते हैं इसके कारण, सैलिनिटी के कारण। तो यहाँ पर कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर रोमन एरा के समय पे जो विजिटर्स थे उन्होंने ये चीज देखी कि यार कोई भी प्लांट और एनिमल यहाँ पर जीवित नहीं रह पाते हैं, इसलिए इनको जो है वो ये बोल दिया। एंड देयर इज नो फियर ऑफ शार्क। शार्क का यहाँ पर कोई डर ही नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट एंजॉय a mineral rich swim like mud treatment and salt baths which led to many health benefits। तो कई बार लोगों को हेल्थ बेनिफिट भी होता है कि कुछ समय के लिए वो सॉल्ट बाथ लेने के लिए आ जाते हैं, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और डेड सी ये लैंड लॉक्ड और लोएस्ट वैली हम लोग को अर्थ की देखने को मिलती है। ऑल द मिनरल्स ऑफ सराउंडिंग कंट्री साइड गेट वॉश्ड इनटू वन पूल। तो जितने भी मिनरल्स हैं आसपास के वो पूरे के पूरे इस डेड सी में हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है तो डेड सी की। तो सैलिनिटी इसमें बहुत ज्यादा है, इसके कारणवश ये जो है वो मतलब फ्लोट करते हैं यहाँ पर लोग। गाइस डिस्कस करेंगे ओशियानिक टेम्परेचर के बारे में। तो ओशियानिक टेम्परेचर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो ओशियन का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है बहुत ज्यादा हम लोग को हॉरिजॉन्टल के आधार पर भी और डेप्थ के आधार पर भी, राइट। तो ये वेरी करता है, यानी कि किस पर्टिकुलर एरिया पर आ रहा है, पोलार एरिया पर है या इक्वेटर पे है, तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है ये टेम्परेचर वेरी करता है ओशियन का। और साथ ही साथ ये इस पर भी डिपेंड करता है कि ओशियन कितना गहरा है, तो वो गहराई के आधार पर भी और उसकी लोकेशन के आधार पर भी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि बात करें ओशियन का जो सरफेस टेम्परेचर है तो उसका जो पर्शियन गल्फ की अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पर्शियन गल्फ में टेम्परेचर पहुंच जाता है, इसका ओशियन का सरफेस टेम्परेचर। और अगर हम लोग बात करें पोलार क्षेत्र की तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो मतलब मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट जो सी वाटर का -2 डिग्री सेल्सियस का यूजुअली हमें देखने को मिलता है, राइट। और एक्सेप्ट इन द पोलार रीजन द वर्टिकल distribution of temperature in the sea nearly everywhere shows a decrease of temperature with depth। तो देखो उसको छोड़कर यानी कि जो पोलार एरियाज जो हैं उनको छोड़कर जैसे जैसे गहराई पे जाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर लेवल जो होगा वो कम होता हुआ नजर आएगा, डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नीचे वाला जो पानी होता है समुद्र के बॉटम में जो पानी होता है वो कोल्ड पानी हमें देखने को मिलता है, कोल्ड वाटर हमें देखने को मिलता है। और ऊपर जो होता है क्योंकि गर्माहट जो होती है वो ऊपर से ही शुरू होती है ना, गर्म जो होता है पानी ऊपर से ही होकर शुरू होता है सन के कारण, कि सूर्य जो है वो ऊपर वाले सरफेस एरिया को गर्म करता है, राइट। तो ये चीज इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो उतनी गर्माहट जो है वो नीचे नहीं रहती, तो नीचे जो है वो ठंडा पानी हम लोग को जनरली देखने को मिलता है, राइट। और इसके अलावा since the colder water is denser assuming the same salinity it sinks below warmer water। तो अब देखो जो कोल्डर वाटर जो होता है, ठंडा पानी जो होता है, वो अगर हम बात करें कि सॉल्ट की डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग बात करें, जैसे कि यानी कि सैलिनिटी के अकॉर्डिंग भी अगर थोड़ी सी बात करें, भी सैलिनिटी को पढ़ा ना हमने, तो सैलिनिटी को जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है
कि वाटर वेपर जो है वो ऊपर चला जाता है, सॉल्ट जो है वो बच जाता है। तो सॉल्ट बचेगा तो फिर वो सॉल्ट वाला पानी जो होता है, खारा पानी जो होता है वो नीचे ही आएगा ना, तो इसलिए खारा पानी जो होगा वो ठंडा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी चीजों को समझे तो भी इस प्रकार की चीज होती है, क्योंकि हर प्रकार के कॉन्सेप्ट से, हर तरीके से आपको चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि बात है यूपीएससी की, क्योंकि आपसे वो घुमा फिरा के चीजें पूछ लेती है। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट अपना क्रिस्टल क्लियर रख के चलना है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो दिस रिजल्ट इन अ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो जैसे कि अगर धरती की, लैंड की, जमीन की बात करें हम लोग, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे जमीन के आप नीचे आओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पर समुद्र के एरिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे पानी जो है वो ठंडा होता जाएगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर जो है वो, सलीन वाटर जो है वो नीचे चला जाएगा, और सलीन वाटर जो होता है वो हमें देखने को मिलता है ठंडा ही होगा, क्योंकि जो ऊपर वाला जो एरिया, सरफेस वाला जो एरिया, जैसे कि सलीन वाटर अगर सरफेस पर है, सलीन वाटर, तो क्या होगा कि ऊपर इवापोरेशन के थ्रू जो है वो सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाएगा। अब सॉल्ट जो है वो डेंस है, तो वो क्या नीचे जो है वो होता जाएगा, यानी नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, तो नीचे वाला पानी जो होगा वो ठंडा होगा, ऊपर वाला पानी जो है वो इवापोरेट होकर गर्म होता कंटिन्यूअसली जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज इस प्रकार की आपको समझना जरूरी है। अब बात करते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की, राइट, और ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर की, यानी कि डेली रेंज। तो डेली रेंज जो टेम्परेचर की है ओशियन के सरफेस वाटर की, वो इनसिग्निफिकेंट हम लोग को देखने को मिलती है, मात्र 1 डिग्री सेल्सियस की ही हम लोग को नजर में आती है। और मैक्सिमम टेम्परेचर सी के सरफेस का रिकॉर्ड किया जाता है डेली 2 PM पे, राइट। तो 2 PM पे रोजाना हमें देखने को मिलता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है, राइट, समुद्र का या ओशियन के सरफेस का। और 5 AM पे, 5 AM पे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा एनुअल रेंज की बात करें हम लोग, पूरे साल भर जो है वो किस प्रकार से टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिलता है, तो -12 डिग्री सेल्सियस ले लो या फिर 10 डिग्री फ़ारेनहीट ले लो आप। तो ये बेसिकली जो है वो रीजनल वेरिएशन के आधार पर अलग अलग हम लोग को देखने को मिलता है। और मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है, यानी कि मैक्सिमम अगस्त मंथ में आपको नजर आएगा और मिनिमम आपको फरवरी मंथ में टेम्परेचर जो है वो समुद्र का नजर आएगा। तो इतना डिटेल में आपको इस टॉपिक में जाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, लैटिट्यूड्स का। तो लैटिट्यूड्स, तो जैसे जैसे आप जो है वो हायर लैटिट्यूड्स पे जाओगे, पोलर रीजन की तरफ जाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। दूसरा फैक्टर जो है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड एंड वाटर। तो ओशियंस इन नदर्न हेमिस्फीयर receive more heat due to their contact with larger extent of land than those in southern hemisphere। तो नदर्न हेमिस्फीयर पर आप देखोगे तो ज्यादा जमीन हम लोग को देखने को मिलती है। तो ज्यादा जमीन होने के कारण वहां पर क्या चीज हम लोग को नजर आती है, वहां पर लैंड मास ज्यादा है। लैंड मास ज्यादा है तो वहां पर हीट जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि लैंड पर ज्यादा समय तक हीट जो है वो रहती है ना, लैंड पर, राइट। और पानी पर जो है वो हीट जो होती है वो उतने ज्यादा समय तक हम लोग को नहीं देखने को मिलती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले जो है वो हम लोग अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की लैंड और वाटर के आधार पर, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नदर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा हीट रहती है, क्योंकि वहां पर लैंड जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर का ये डिफरेंस सामने आ गया कि नदर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा गर्मी हम लोग को नजर आएगी, राइट, एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर पे जमीन जो है, लैंड जो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। इसके अलावा विंड भी एक फैक्टर हम लोग को तीसरा देखने को मिलता है, विंड, ठीक है। ये ऑफशोर विंड जो होती है, जो विंड जो होती है, जो हवाएं जो होती हैं, वो लैंड टू सी की तरफ जाती है, राइट, यानी कि जमीन से समुद्र की तरफ जो हवाएं जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो पानी को जो है वो कोस्ट से दूर ले जाती हैं। तो उसमें हम लोग को अपवेलिंग देखने को मिलता है। तो कोस्टल एरिया पे आप देखोगे अगर पानी जो है वो दूर की तरफ जाएगा तो नीचे वाला जो पानी होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाला पानी जो ठंडा पानी है जो कि ऊपर आएगा, तो ये अपवेलिंग वाली सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये, और नीचे जो है वो ठंडा पानी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऑन शोर विंड्स फ्रॉम सी टू लैंड, तो समुद्र से जमीन की तरफ जो विंड जब जाती है, राइट, हवा जब जाती है, तो वो क्या करती है, वार्म वाटर को कोस्ट पर ले आती है, राइट, गर्म पानी को कोस्ट पे ले आती है। तो जब भी हमें देखने को मिलता है कि जब भी विंड जो है, विंड जब भी लैंड से सी की तरफ जाएगी, समुद्र की तरफ जाएगी, तो लैंड के पास जो पानी होगा वो ठंडा होगा, राइट, क्योंकि अपवेलिंग हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि जमीन से समुद्र की तरफ जो है वो पानी जा रहा है। पानी जो है वो रुकेगा तो है नहीं, वो तो शिफ्ट करेगा। तो नीचे वाला पानी जो है वो कहां पर आएगा, वो जमीन के पास आ जाएगा वापस, और नीचे जो पानी है वो कौन सा है,
वो ठंडा पानी है। बट अगर हम लोग इसको उल्टा करें, ऑनशोर विंड्स की बात करें, तो समुद्र से लैंड की तरफ, तो सी टू लैंड की तरफ अगर विंड जो है वो फ्लो कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि विंड जब सी से लैंड की तरफ फ्लो करेगी और सी का जो पानी है वो वार्म वाटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, गर्म पानी हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो लैंड के पास जो है वो गर्म पानी आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है, राइट। तो ये वाली चीज है, और उससे क्या होता है कि कोस्ट का टेम्परेचर जो होता है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड बेस्ड ऑन दिस ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज चेंज द टेम्परेचर ऑन द मार्जिन ऑफ ओशियन। तो इसी के आधार पर विंड भी जो है वो ओशियन का टेम्परेचर जो है वो चेंज कर डालती है। तो ये वाली चीज बताई गई है। इसके अलावा एक फैक्टर हम लोग को ओशियन करेंट्स का देखने को मिलता है। तो ओशियन करंट में वार्म करंट होता है और कोल्ड करंट हम लोग को देखने को मिलता है। तो ओशियन करंट्स का भी टॉपिक काफी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ओशियन करंट्स में हम लोग को क्या चीज देखने को होती है, जैसे वार्म करंट हो गया, राइट, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक पे टेम्परेचर को बढ़ा देती है। कोल्ड करंट्स की बात करें तो वो टेम्परेचर को घटाती है, जो कि हम लोग को कुर्ली करंट देखने को मिलता है साइबेरियन कोस्ट के पास, राइट। तो ये वार्म करंट और कोल्ड करंट भी जो होती है, जो कि टेम्परेचर जो होता है उसको डिक्रीज और इंक्रीज करने का भी काम करती हैं। फिर लोकल वेदर कंडीशन भी हम लोग को एक देखने को मिलती है, जैसे कि कहीं पर बादल बहुत ज्यादा है, क्लाउडीनेस काफी ज्यादा है, फॉग काफी ज्यादा है, हवाएं काफी तेजी से चल रही हैं, साइक्लोन आ गया, हुरिकेन आ गया, राइट, इवोपरेशन आ गया, कंडेंसेशन हो गया। तो ये सब भी चीजें जो होती हैं लोकल वेदर कंडीशन, ये भी टेम्परेचर को अफेक्ट करती हैं, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। एंड अक्रॉस द लैटिट्यूड्स द सरफेस वाटर टेम्परेचर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोलार। तो इसके बारे में आप जानते ही हैं कि आप इक्वेटर से पोलार एरियाज की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर लेवल जो होगा वो डिक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। ट्रॉपिकल एरियाज दैट गेट मोर ईयर राउंड सन एंड मोर डायरेक्ट सन, राइट, ऑलमोस्ट 90 डिग्री स्ट्रेट डाउन फॉर ऑलमोस्ट ईयर एट नून। तो 12 बजे के आसपास जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज पे लगातार हम लोग को जो वो देखने को मिलता है, सूर्य ऊपर देखने को मिलता है, और फिर उसके कारण से वो गर्माहट क्रिएट करता है, राइट। तो ये वाली बात हो गई। तो इसके कारण से हम देखते हैं कि पोलर एरियाज पर उतना ज्यादा वार्म वाटर नहीं रहता जितना कि हमें इन एरियाज पर, इक्वेटोरियल एरियाज पर या ट्रॉपिकल एरियाज पर देखने को मिलता है, राइट। अब बात करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए, द ओशन टेम्परेचर आर ऑल्सो वर्टिकुलरली स्ट्रेटिफाइड एंड अ बेसिक 3 लेयर्ड ओशियन, द अपर मिक्स्ड लेयर, द मेन थर्मोसिंक्लाइन और डीप या फिर बॉटम वाटर। तो 3 लेयर्स के हिसाब से, यानी कि वर्टिकल लेयर्स के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एक है अपर लेयर, मिडिल वाली है हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लेयर है वो मेन थर्मोक्लाइन लेयर है, और नीचे वाली जो है वो बॉटम लेयर के तौर पर हमें देखने को मिलती है डीप बॉटम वाटर। तो इस प्रकार से 3 लेयर से जो है वो वर्टिकली जो है वो अलग अलग किया है ओशन टेम्परेचर को। इन द सी देयर इज यूजुअली एन अपर मिक्स्ड लेयर ऑफ isothermal water below the surface where the temperature is the same as that of the surface, but that temperature can vary from -2 degrees Celsius at the poles to +30 degrees Celsius। तो देखो, पोलर एरियाज पे -2 डिग्री सेल्सियस जो है वो सरफेस एरिया का टेम्परेचर होगा, राइट, ऊपर वाले एरिया का या उससे थोड़ा सा नीचे वाले एरिया का टेम्परेचर। और अगर हम लोग बात करें इक्वेटर या ट्रॉपिकल जोन की, तो वहां पर जो टेम्परेचर होगा +30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिक्स में। इट डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड इफेक्ट्स ऑफ द सन्स हीट एंड मे बी हाईली सीजनल। तो वो सन की हीट के ऊपर भी डिपेंड करता है और लैटिट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है ये वाला वेरिएशन, राइट, सरफेस का। इसके अलावा द डेप्थ ऑफ दिस लेयर इज बिटवीन द सरफेस एंड 200 मीटर्स डीप। यूजुअली द 200 मीटर्स डेप्थ इज नियर द इक्वेटर। तो 200 मीटर तक जो है वो पानी जो है वो अच्छा खासा गर्म रहता है। ये वाली बात यहां पर बताई गई है सरफेस एरिया से। अगर हम लोग बात करें इक्वेटर पे, तो इक्वेटर के मामले में लगभग आप कह सकते हो कि सरफेस एरिया जो होता है वो 200 मीटर तक अच्छा खासा गर्म हम लोग को नजर आता है, उसके टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, right? The layer is best developed in the Arctic and Antarctic region and in seas like Baltic and Sea of Japan during winters, where it may extend to the bottom of the ocean। तो क्या होता है कि ये वाले जो एरिया जो होते हैं ना, जहां पर टेम्परेचर काफी कम होता है, राइट, जैसे आर्टिक की बात करें, एंटार्क्टिक की बात करें, मतलब कि हायर लैटिट्यूड की बात हो रही है, तो उस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि जो सरफेस एरिया का टेम्परेचर जो होता है वो लगभग बराबर टाइप का ही कई केसेस में हम लोग को नजर आता है पूरे बॉटम तक, राइट। और द मेन थर्मोक्लाइन इज एन एरिया ऑफ रैपिडली डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद डेप्थ
इट्स डेप्थ चेंजेस विद लैटिट्यूड। तो होता क्या है कि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था, आपको शायद याद आ रहा होगा, हमने बात करी थी हेलोक्लाइन के बारे में, जब हम लोग सैलिनिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वैसे ही ये जो है वो है थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन में क्या होता है कि ऊपर टेम्परेचर लेवल जो है वो अच्छा खासा बरकरार रहता है, फिर एकदम से जब रैपिड ड्रॉप टेम्परेचर लेवल का जिस एरिया के बाद से शुरू होता है, तो वो जो जोन होता है जिसके बाद से एकदम से रैपिड ड्रॉप होता है टेम्परेचर का, दैट इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन जो होता है वो मिडिल पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर टेम्परेचर में रैपिड ड्रॉप जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ये 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर की डेप्थ तक हम लोग को देखने को मिलता है सरफेस से, राइट, ट्रॉपिक्स में। और बताया जा रहा है कि इट में ऑल्सो बिगिन राइट एट द सरफेस ऑफ द ओशियन इन हाई टेम्परेचर एरियाज एंड एक्सटेंड टू वैरायटी ऑफ डेप्थ। तो ये जो है वो डिपेंड करता है ओशियन की डेप्थ पर और लैटिट्यूड्स पर भी डिपेंड करता है, और भी काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि ये जो एरिया जो होगा वो कितने डेप्थ तक जो है वो नीचे जाएगा, यानी कि ये जो थर्मोक्लाइन का जो एरिया होता है एग्जैक्टली वो कितना बड़ा होगा, तो वो डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स के ऊपर। दिस लेयर शिफ्ट्स अप एंड डाउन विद द सीजंस एंड मतलब एंड अदर वेरियस फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स। तो सीजन के आधार पर भी ये वाली जो लेयर होती है वो कभी कभी तो ऊपर आ जाएगी, राइट, कभी कभी जो है वो नीचे स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये वाली चीजें, क्योंकि देखो चीजें जो है वो मतलब एक समान नहीं रहेगी, यानी कि हम लोग बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं बोल सकते कि यार टेम्परेचर का जो 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक का जो एरिया होगा वो थर्मोक्लाइन का ही होगा। हो सकता है कि किसी समय गर्मी जो है वो कम हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि 100 मीटर से लेकर मान लेता हूं मैं 600 मीटर तक का एरिया जो होगा वो थर्मोक्लाइन का होगा। उसके बाद फिर एकदम जो है वो 600 के नीचे वाला जितना भी एरिया बच जाता है 600 मीटर के बाद वाला ओशियन में, तो फिर वो पूरा का पूरा ठंडा ही होगा, राइट। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की सिचुएशन वहां पर है, राइट, कि सन के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट, वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेदर अगर क्लाउडी है तो ऑब्वियसली बात है हीट उतनी ज्यादा सरफेस पर नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर वो सरफेस पर कितनी हीट है और किस प्रकार से वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो उस पर बेसिकली ये पूरी चीज डिपेंडेंट रहती है, राइट। तो यह चीज यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। इन पोलर एरियाज देयर इज नो थर्मोक्लाइन जोन। पोलर एरियाज पर कोई थर्मोक्लाइन जोन नहीं होता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि पोलर एरिया पर हम लोग को जो अपर सरफेस एरिया जो देखने को मिलता है वो बिल्कुल बॉटम तक भी चला जाता है, यानी कि एज इट इज जो है वो उसका टेम्परेचर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं पोलर एरियाज पर, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। और इनफैक्ट इन पोलर एरियाज द टेम्परेचर ऑफ ऑल द 3 वर्टिकल लेयर्स जनरली रिमेन्स द सेम। वही चीज मैंने अभी आपको समझाई है थोड़ी देर पहले ही। और डीप और बॉटम वाटर, तो जो सबसे नीचे वाला जो पानी होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वो ठंडा पानी हम लोग को, कोल्ड वाटर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो यूनिफॉर्म कोल्ड टेम्परेचर होता है उसमें, -2 डिग्री से लेकर +5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इट इज बिलो द मेन थर्मोक्लाइन के नीचे ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, थर्मोक्लाइन के बॉटम पे। एंड देयर इज नो लॉन्गर अ डिक्रीज इन वाटर टेम्परेचर विद डेप्थ। तो फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर लेवल डिक्रीज होगा, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि जितना टेम्परेचर है उतना ही जो है वो कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज है। और ये कोई सीजन्स के थ्रू ये अफेक्ट नहीं होता। कैसे होगा? क्योंकि सीजन के थ्रू अफेक्ट होने वाली जो चीज होती है वो सरफेस एरिया और नीचे थर्मोक्लाइन तक हम लोग को मेनली देखने को मिलती है। उसके नीचे जो डीप वाटर जो होता है, बॉटम में जो पानी होता है, तो वो सीजन वगैरह के मतलब के थ्रू जो है वो अफेक्ट नहीं होता। सीजन्स में कुछ भी चेंजेस हो तो उससे वो अफेक्ट नहीं होगा। एंड दिस लेयर हैज मोस्ट ऑफ द सी वाटर एंड कंप्राइजेस क्लोज टू 80% ऑफ ऑल ओशियन वाटर वॉल्यूम। तो 80% पूरे ओशियन वाटर का यहीं पर हम लोग को बॉटम में देखने को मिलता है, ठीक है, बॉटम लेयर में। तो इस प्रकार से हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को भी कवर कर लिया। अब ओशियानिक डेंसिटी की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हालांकि हमने जब सैलिनिटी की बात करी तब भी डेंसिटी के बारे में चर्चा कर ही ली थी। तो देखिए, डेंसिटी इज मास पर unit of volume. The variability in the density of sea water is controlled principally by the variability in temperature and to some extent by the variability in its salinity and pressure. यहां पर आपको डेंसिटी की जब भी बात होती है तो 3 चीजें ध्यान में रखना है। कौन सी 3 चीजें? एक समुद्र की सैलिनिटी, समुद्र का टेम्परेचर, और तीसरी चीज प्रेशर। तो प्रेशर, टेम्परेचर, सैलिनिटी, तो ये 3 चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, जिसके आधार पर समुद्र की डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। और इसमें एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि सी वाटर डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग सैलिनिटी। तो सी वाटर की डेंसिटी जो है वो बढ़ती है जब सी वाटर में सैलिनिटी जो होती है, यानी कि सॉल्ट वाटर जो है वो बढ़ा हुआ नजर आता है। तो जब भी सॉल्ट वाटर बढ़ा हुआ होगा तब डेंसिटी बढ़ी हुई नजर आएगी। जैसे कि डेड सी की बात करें, हमने भी बात करी थी कि डेड सी की डेंसिटी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर सैलिनिटी जो है वो काफी ज्यादा है, राइट। चर्चा करी थी ना हमने थोड़ी देर पहले ही।
समझेंगे ओशियन डेंसिटी को, तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन कॉजिंग ओशियन करंट्स एंड सर्कुलेटिंग हीट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट डेंस वाटर सिंक्स बिलो लेस डेंस। तो हमें देखने को मिलता है कि सी वाटर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, हीट को सर्कुलेट करने में और ओशियन करंट्स के थ्रू, राइट। तो जो करंट्स होते हैं वार्म करंट, कोल्ड करंट, तो उसमें पानी जो है वो लगातार बहता रहता है, मूव करता रहता है, राइट। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो डेंस वाटर जो होता है वो लेस डेंस वाटर से वाटर के नीचे चला जाता है। तो आपको याद रखना है कि डेंस जो भी चीज होती है वो नीचे जो है वो बैठ जाती है पानी के, और ऊपर जो हमें पानी देखने को मिलता है सरफेस एरिया पर, वो लेस डेंस वाटर जो है वो हमें देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मोर डेंस वाटर जो कि पानी के नीचे साइड रहता है, राइट। इसके अलावा सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेप्थ, ये सभी सी वाटर की डेंसिटी को अफेक्ट करती हैं, राइट। और डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर इज पैक्ड इनटू अ गिवन वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम में कितने टाइटली मैटर जो है वो पैक्ड हम लोग को नजर आते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइटली जो है वो पैक्ड है, तो उस चीज को डेंसिटी जो है वो कहा जाता है। द मोर द स्टफ इज पैक्ड द हायर द डेंसिटी। द डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट्स मास बाय इट्स वॉल्यूम। तो ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करके पता लगाया जा सकता है कि डेंसिटी जो है वो क्या है। और इट इज कॉमनली मेजर्ड इन ग्राम्स पर मिलीलीटर और ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। फॉर एग्जाम्पल बेसॉल्ट, बेसॉल्ट का नाम आपने सुना होगा, काफी डेंस रॉक है ये। इसका एवरेज मास जो है वो अराउंड 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है, बट फिर भी ये जो है वो डेंस एलिमेंट नहीं है जितना कि हमें आयरन देखने को मिलता है, जिसका मास नियरली 8 ग्राम पर क्यूबिक मतलब सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस प्रोफेसर कीथ हंटर ने डिस्क्राइब किया था कि कैसे नॉर्थ एटलांटिक करंट जो हमें देखने को मिलते हैं और भी इस प्रकार के दूसरे जो करंट्स हैं जो कि वर्ल्ड के जो ओशियन में हमें देखने को मिलते हैं, ये किस प्रकार से पूरे ओशियन के पानी को जो है वो मूव कराते रहते हैं। क्योंकि करंट्स वगैरह जो होते हैं, करंट्स आप आगे चल के पढ़ोगे, वार्म करंट, कोल्ड करंट, तो ये पानी को जो है वो किस प्रकार से मूव कराते रहते हैं। क्योंकि इन ओशियन का साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा रहता है और करंट्स की स्पीड काफी स्लो हम लोग को देखने को मिलती है। तो पानी जो, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक की बात करें कि पानी जो नीचे चला जाता है नॉर्थ अटलांटिक में, उसे वापस सरफेस में आने में हजारों साल जो है वो लग जाते हैं। और सी वाटर जो है वो सिर्फ पानी नहीं है, इसमें काफी सारे केमिकल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि प्योर वाटर से काफी ज्यादा डेंस हम लोग को समुद्र का पानी देखने को मिलता है, और इसकी सैलिनिटी जो है वो काफी हाई होती है और डेंसिटी काफी हाई होती है। तो जहां पर भी सैलिनिटी आपको हाई नजर आएगी तो वहां पर डेंसिटी भी हाई होगी, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये पॉइंट याद रखो कि जहां पर भी सैलिनिटी ज्यादा है पानी की, वहां पर डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। और एक चीज और ध्यान में रखना कि सी वाटर डेंसिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग सैलिनिटी, इसकी बात तो हमने कर ली। वाइल डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द डेंसिटी, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा डेंसिटी में वेरिएशन किस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, तो सी वाटर डेंसिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह में अलग अलग सी वाटर की डेंसिटी होती है, बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय सैलिनिटी। क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग सैलिनिटी हमें देखने को मिलती है और अलग अलग टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो कि डेंसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है ज्यादातर, तो सैलिनिटी और टेम्परेचर के ऊपर। दिस मीन्स दैट शिप फ्लोट हायर और लोअर इन द वाटर डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी ऑफ द ओशियन। तो ओशियन की डेंसिटी के आधार पर भी शिप जो है वो किस प्रकार से पानी में फ्लोट करेगा, ऊपर की तरफ थोड़ा सा फ्लोट करेगा या नीचे दबकर चलेगा, तो ये भी डिपेंड करता है। इफ यू लुक नियर द वाटर लाइन ऑफ कार्गो शिप you should find the international load line once called Plimsoll line. This shows the limit of where the fully loaded ship should sit in water of different density. तो शिप में भी कुछ लाइंस वगैरह हमें देखने को मिलती है जिसके थ्रू जो है वो ये वाली चीज पता लगती है कि शिप जो है वो किस प्रकार से फ्लो करेगा, राइट। एक सेकंड रीडर्स मोड पे आ जाए वापस। तो ये वाली बात हो रही है। इसके अलावा हाई सैलिनिटी मेक्स वाटर डेंसर। तो जब भी जो है वो सैलिनिटी काफी ज्यादा होगी, पानी की डेंसिटी जो है वो भी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेगी। इसके बारे में हमने बात कर ही ली। दिस इज बिकॉज देयर इज मोर सॉल्ट पैक्ड इनटू द वाटर। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सैलिनिटी के सॉरी ये डेंसिटी के बारे में हमने बात करी थी कि टाइट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में पैक्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं। मोस्ट स्टफ इज पैक्ड इन द हायर डेंसिटी। तो वैसे ही सॉल्ट जो होता है
वो पानी में पैक हो जाता है, राइट। तो इसलिए डेंसिटी जो होती है वो हाई हम लोग को सी वाटर की देखने को मिलती है अपने आप में, राइट, एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। हायर टेम्परेचर मेक्स वाटर लेस डेंस। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टेम्परेचर जब हाई होगा तो डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। बट टेम्परेचर जब कम होगा डेंसिटी इंक्रीज होगी। एज वाटर गेट्स वार्मर इट्स मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट, क्योंकि पानी जो है जैसे ही गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं और इसलिए फिर वो लेस डेंस हो जाता है। तो जहां पर भी टेम्परेचर हाई होगा वहां पर डेंसिटी लेस होगी और जहां पर भी टेम्परेचर लेस होगा वहां पर डेंसिटी बढ़ेगी, राइट। एज इट गेट्स कोल्डर इट बिकम्स डेंसर। तो जैसे ही पानी ठंडा होगा डेंसिटी जो है वो पानी की क्या होगी, हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये एक इनवर्स रिलेशन टेम्परेचर के साथ आपको पता होना चाहिए और डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो आपको सैलिनिटी के साथ बारे में पता होना चाहिए। जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ेगी डेंसिटी भी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटेगा डेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी। तो ये वाला आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद रखने वाली चीज है ये, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वाली बात यहां पर हो गई। इसके अलावा मोस्ट केमिकल्स गेट denser when they turn from a liquid into solid, but water is different. When liquid water freezes into solid ice it become less dense. तो जब भी पानी जो है वो solid ice में जाता है तब वो पानी less dense हो जाता है। बट दूसरे केमिकल्स जब हमें देखने को मिलते हैं जब लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो वो जो है वो थोड़े से डेंस हो जाते हैं, राइट। तो काफी सारे केमिकल्स डेंसर हो जाते हैं जब वो लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं। बट पानी का फंडामेंटल कुछ इस प्रकार का है कि पानी जब जैसे कि आइस में कन्वर्ट होता है, यानी कि पानी जब सॉलिड में जाता है तब वो लेस डेंस हो जाता है, राइट, यानी कि कम डेंसर हमें देखने को मिलता है। और व्हेन आइस फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ इनटू रिजिड बट ओपन पैटर्न दिस स्ट्रक्चर इज लेस डेंस देन द लिक्विड वाटर सो आइस फ्लोट्स। तो इसलिए अब आप देखो ना कि बर्फ जो है वो फ्लोट क्यों करती है, क्योंकि हमने क्या बात करी थी स्टार्टिंग में कि डेंसर वाटर जो होगा वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। बट हम देखते हैं बर्फ फ्लोट करती है, तो इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि जब भी पानी जो है वो बर्फ में बनता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, राइट। इस प्रकार की चीजें, इसी प्रकार की चीजें जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए। और डीप वाटर इज डेंसर देन शैलो वाटर। तो शैलो वाटर से डीप वाटर जो होता है वो थोड़ा सा डेंस हम लोग को नजर आता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर मोर टाइटली बिकॉज द वेट ऑफ वाटर अबव पुशिंग डाउन। तो ऊपर वाला पानी जो है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, तो इसलिए ये हमें देखने को मिलता है कि इस प्रकार से जो डेंसिटी जो होती है वो डीप वाटर की ज्यादा हम लोग को नजर आती है, ज्यादा देखने को मिलती है। तो जब डेंसिटी चेंज होती है तब क्या होता है, तो डेंस वाटर सिंक्स बिलो लेस डेंस वाटर। तो वही चीज है कि जब डेंस वाटर जो होगा वो नीचे चले जाएगा लेस डेंस वाटर के। तो जब भी डेंसर वाटर जो होगा हमेशा आपको नीचे डेप्थ में नजर आएगा। दिस इज द प्रिंसिपल दैट ड्राइव्स द डीप ओशियन करेंट्स दैट सर्कुलेट अराउंड द वर्ल्ड। तो हमें देखने को मिलता है कि जो पूरी करंट्स वगैरह जो चलती है ना, जो करंट्स हम लोग को अलग अलग देखने को मिलती है, कोल्ड करंट, वार्म करंट, तो ये पूरी जो करंट चलती है ना उसके पीछे भी जो कॉन्सेप्ट होता है ये पानी की डेंसिटी का ही होता है, जो कि उनको कंटिन्यूअसली चलाते रहती हैं, राइट। क्योंकि आप जानते हो कि कहीं पर भी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है कम है, इवन सैलिनिटी भी जो है वो कहीं पर ज्यादा होती है कहीं पर कम होती है और वो चेंज भी होती रहती है समय समय पर, वो टेम्परेचर के ऊपर आधारित और भी दूसरे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो जब भी इस प्रकार से चेंजेस होते हैं तब उस समय पानी जो है वो फ्लो तो करेगा ही ना। जैसे कि ऊपर, जैसे हमने अभी क्या बात करी थी कि जब टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा तो पानी जो होगा वो डेंस हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी जो होगा वो पानी की डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो अगर पानी मान के चलो आपकी जो है वो टेम्परेचर लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है तो डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो ऊपर वाला पानी जो होगा वो नीचे की तरफ सिंक करेगा। तो पानी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाली बात समझो ना। तो इस प्रकार से करंट्स भी जो है वो इसी के आधार पर चलते रहते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई सैलिनिटी एंड लो टेम्परेचर नियर द सरफेस मेक्स सी वाटर dense enough to sink into the deep ocean and flow along the bottom of the basin। वही चीज मैंने अभी आपको बताई कि हाई सैलिनिटी है, टेम्परेचर लो है। अब सैलिनिटी हाई तो ऑब्वियस ही बात है कि पानी जो है वो डेंस हो जाएगा, ऊपर वाला सरफेस वाटर। अब डेंस पानी जो होगा उसका नेचर ये कि वो नीचे जाएगा ना, डेंस वाटर भारी हो गया, नीचे जा रहा है वो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक हो गए तो वो नीचे की तरफ सिंक कर रहा है। नीचे की तरफ सिंक करेगा, नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ आएगा। तो इस प्रकार का क्या हो रहा है, मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है, तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये पूरी चीज जो है वो हमने देखी, ये ओशियन डेंसिटी के बारे में।
अब रीजन फॉर कोल्ड ओशियन बॉटम्स भी देख लो आप, तो जो ठंडा जो ओशियन जो होता है वो नीचे की तरफ जो है वो ठंडा रहता है। हमने टेम्परेचर की बात करी थी कि पानी जो होता है वो सरफेस एरिया पर ही गर्म हम लोग को देखने को मिलता है, बट नीचे वाला जो पानी होता है ओशियन के डेप्थ में वो हमेशा ठंडा आपको नजर आएगा। क्यों ठंडा होता है, उसके पीछे का क्या कारण है, वो कॉन्सेप्ट भी आप समझो। तो इफ द सरफेस वाटर बिकम्स sufficiently dense, it sinks all the way to the bottom. If this occur in an area where horizontal flow is unobstructed, the water which has descended is spread to other region, creating a dense bottom layer. Since the greatest increase in density occur in polar region where the air is cold and great quantities of ice forms, the cold, dense polar water sinks to the bottom and then spread to lower latitudes. This process has continued for a sufficiently long period of time that the entire ocean floor is covered with dense water, thus explaining the layer of cold water at great depth in all the ocean. तो देखो होता कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज क्या है, तो हमने क्या बात करी, सिंपल सी चीज की कॉन्सेप्ट की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि जब टेम्परेचर लेवल कम होगा डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर लेवल सरफेस पे कम है, राइट, तो डेंसिटी सरफेस की इंक्रीज हुई, तो ऑलरेडी ये ठंडा पानी है, राइट, टेम्परेचर कम वाला पानी है, तो ये ठंडा पानी जो है वो नीचे जाएगा। तो जब ठंडा पानी जब नीचे जाएगा तो हमें हमें क्या चीज देखने को मिलेगी, तो क्या हो रहा है, जो नीचे वाला जो पानी है वो ऑलरेडी वैसे तो ठंडा ही है, वो तो ऊपर ही आ रहा है, राइट, क्योंकि ऊपर वाला ऑलरेडी ठंडा वाला पानी जो है वो डेंस होता हुआ नीचे आ रहा है। तो ये जब प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी कि ठंडा वाला पानी जो है वो नीचे जाता रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये और ये पानी जो है वो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, इसका मूवमेंट ऑलरेडी हो ही रहा है। तो क्या होता है कि ये ठंडा पानी बार बार जब नीचे आता रहता है तब उस समय पूरे ओशियन के बॉटम को ये ठंडा करता रहता है, राइट। तो इसलिए सभी ओशियन के बॉटम में हमें देखने को मिलता है कि डेंसिटी जो होती है वो काफी ज्यादा रहती है और पानी जो होता है वो काफी ठंडा होता है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि इस ओशियन के बॉटम में, सभी ओशियन के बॉटम में क्या पानी आपको ठंडा मिलेगा, तो यस ठंडा मिलेगा। क्या सभी ओशियन के बॉटम में डेंसिटी क्या हाई मिलेगी, हाँ बिल्कुल सही, हाई मिलेगी, तभी तो वो बॉटम में है पानी, राइट। तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हुए चलना है। तो इसी के साथ जो है वो हमारा ये वाला टॉपिक भी पूरा फिनिश हो गया, राइट। पूरी चीज हम लोगों ने इसके बारे में कवर करी। हमारा जो चैप्टर जो था वो था, हम लोग चर्चा कर रहे थे ओशियानिक सैलिनिटी के बारे में हमने चर्चा करी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियंस के बारे में हमने चर्चा करी, ओशियानिक सैलिनिटी हमने देखा, राइट, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा सैलिनिटी का, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इसके महत्व की बात करी, ओशियानिक टेम्परेचर की चर्चा करी, ओशियानिक डेंसिटी की हमने चर्चा करी, राइट। तो ये पूरे टॉपिक्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।